तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो कि माउंटेन से वापस आ रहा होता है, मगर अचानक रास्ते में उसे ल्यूअर की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो वहीं पे ही रुक जाता है और अपने आसपास देखता है तो वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो ल्यूअर से कहता है कि चलो अब सामने भी आ जाओ। ये सुनते ही ल्यूअर फौरन से एक बड़े पत्थर के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम मिल ही गए। तो फेंग हान उससे कहता है कि लिटिल सिस्टर, आखिर तुम मेरा यहाँ पे इंतजार क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? तो ल्यूअर कहती है कि हाँ, सिस्टर जियालान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, और वैसे भी वीकेंड पर मुझे इस माउंटेन पर ऊपर आने नहीं दिया जाता, यही वजह है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो उसे अपने साथ ले जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जैसे ही जियालान के पास पहुंचता है तो वो वहां पर आकर उसे सबसे पहले ग्रीट करता है, और लोंगशुआन भी उससे कहती है कि नीडल को देखकर कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता, मगर ल्यूअर उससे कहती है कि फेंग हान ये तुम क्या कर रहे हो, सिस्टर तुम्हें रिवॉर्ड दे रही है, फौरन से ले लो। और जियालान भी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कंपटीशन जीतने के बाद कोई भी रिवॉर्ड हासिल नहीं किया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्रीज टेक्निक दी गई है, शायद सेक्ट मास्टर को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, मगर तुम इस नीडल को लेकर कल्टीवेशन अपनी स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ का एसेंस बहुत ही ज्यादा थिक है, अगर तुम किसी थिन एसेंस वाली जगह पर जाकर कल्टीवेट करोगे तो वुड ब्रीज टेक्निक को अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हें जाना है तो तुम पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में जाओ, ये हमारे जियालान पीक पे ही मौजूद है, मैंने स्पिरिचुअल रूट्स को इसी पर्पल फॉरेस्ट में कल्टीवेट किया था, तुम चाहो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाओगे। ये सुनकर फेंग हान उससे कहता है कि इन सब के फॉरेस्ट मेरा सबसे बेस्ट फॉरेस्ट है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान बैम्बू फॉरेस्ट पर आ जाता है और वहाँ पर एक जगह बैठकर कल्टीवेट से क्यों नहीं सीखते, जो कि किंग मू डायनेस्टी का किंग है। ये सुनकर फेंग हान हैरान हो जाता है और कहता है कि किंग मू पैलेस, मैंने ये नाम सुना है। और फिर यान उसे बताता है कि ये क्यानमू डाफा 8 सुपर नेचुरल पावर्स में से एक पावर है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, किंग मू पैलेस के सारे मेथड्स के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है और मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। तुम्हारी ये स्प्रिंग ब्रीज टेक्निक किंग मू पैलेस टेक्निक की बिल्कुल इक्वल लेवल की टेक्निक है, क्योंकि दोनों की ओरिजिन ट्रू की है। अभी ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, मगर फ्यूचर में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फेंग हान उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में कैसे पता है। ये बात सुनकर वो उससे कहता है कि ये क्या जोक है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है, मैं इंपीरियल पावर गेट का मास्टर हूँ, मेरे पास सारी की सारी नॉलेज मौजूद है। किंग डी पैलेस में तुम्हें हुआ फ्लैग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैं तो व्हाइट इंपरर गोल्डन पिलो टेक्निक के बारे में भी जानता हूँ, और इसके अलावा ब्लैक इंपरर वाटर टेक्निक के बारे में भी तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, और तुम्हें तो इंपरर टू शुआंग के बारे में भी कुछ नहीं पता, और एक चीज तो मैंने तुम्हें पहले से ही सिखा दी है जिसे तुम गोल्डन यामा बॉडी कहते हो। तो फेंग हान कहता है कि क्या मैं एक साथ 2 एंशिएंट मैजिक टेक्निक्स को नहीं सीख सकता? ये सुनकर यान हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यंग मैन, तुम जरा सपने देखना बंद करो, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक शख्स के बारे में बताता हूँ जिसने सुपर नेचुरल रियलम के 5th लेवल को अचीव किया था, और उसने प्रिमोडियल सुपरनेचुरल पावर को कल्टीवेट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे ही डेथ हो गई थी। तो फेंग हान कहता है कि 5th लेवल डिवाइन रियलम, लगता है कि मैं अभी बहुत वीक हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस लेवल को भी अचीव करना ही होगा। और दूसरी तरफ यान उससे कहता है कि अगर तुमने हुओ टियांडू को हराना है तो फिर तुम्हें उससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फौरन से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी से एक ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो कई दिन तक वहीं पे ही बैठा रहता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अभी भी वैसा का वैसा वहीं पे ही बैठा हुआ है। वो तब तक वहां से नहीं उठने वाला था जब तक वो एक और लेवल अचीव नहीं कर लेता, और हमें बताया जाता है कि 3 महीने का टाइम गुजर चुका है और फेंग हान अभी भी बिल्कुल वहीं पे ही बैठा हुआ है। मगर इस मर्तबा उसने अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट किया हुआ था, और उस बैरियर के अंदर उसकी ही अपनी एनर्जी फ्लो कर रही होती है। तो फेंग हान अपनी एनर्जी को एक जगह कंबाइन करते हुए उसे अपने ही अगेंस्ट यूज करने के लिए उस एनर्जी को जायंट हैंड्स में कन्वर्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि वो जायंट एनर्जी हैंड जैसे ही फेंग हान पे हमला करने के लिए आते हैं तो वो बैरियर उन हैंड्स को अंदर आने से रोक लेता है। ये देखकर फेंग हान फिर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसका कोई भी अटैक उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा था। देखने के बाद फेंग हान फौरन से अपनी पावर को और भी कई गुना बढ़ा देता है, जिससे उन एनर्जी हैंड्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो
कंटिन्यूसली उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सारे के सारे अटैक एक साथ मिलकर भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते। और फेंग हान कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को बढ़ाता ही जा रहा होता है और वो सारी एनर्जी जैसे ही एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है तो फिर फेंग हान उस सारी की सारी एनर्जी को एकदम से रिलीज कर देता है, जिससे वो ब्रेक थ्रू करके फौरन से सुपर नेचुरल रियलम के सेकंड लेवल में आ जाता है, जो कि मिस्टिक लेवल होता है। इस लेवल में आने के बाद फेंग हान फौरन से अपनी पावर्स को ट्राई करने के लिए ऊपर हवा में जाकर एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज करता है, जिससे वो पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट हिलकर रह जाता है, जिसकी वजह से जियालान पीक पे ल्यूवार को भी झटके महसूस होते हैं। और फेंग हान फौरन से उड़ते हुए वापस से अपने पीक की तरफ आ जाता है तो उसे फील होता है कि उसकी पावर अब पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो कहता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को काफी इंप्रूव कर लिया है। इतने में अचानक वहाँ पर फिर ल्यूवार आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो फेंग हान से आते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि वो पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट मेरा फेवरेट फॉरेस्ट है, तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तुम्हें इसके लिए भरपाई करनी होगी। ये कहते हुए वो गुस्से में उसे डांटना शुरू कर देती है, मगर इतने में हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर श्वान लोंग आ जाती है, जो कि आते साथ ही ल्यूवार से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, फेंग हान से जरा तमीज से बात किया करो। और फिर वो फेंग हान से कहती है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने सुपर नेचुरल पावर के सेकंड लेवल को भी अचीव कर लिया है। तो फेंग हान उससे कहता है कि तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने फाइनली सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर लिया। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने वो पिल मुझे ना दी होती तो शायद मैं भी ब्रेक थ्रू ना कर पाती। वैसे काफी हैरत की बात है कि एक एवरेज कल्टीवेटर को कम से कम भी 30 से 50 साल लगते हैं मिस्टिक लेवल तक पहुंचने में, मगर तुमने सिर्फ 3 मंथ में ही ये लेवल अचीव कर लिया है। सच में तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मगर ल्यूवार को इस पे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। और दूसरी तरफ श्वान लोंग से बताती है कि मास्टर्स ने तुम्हारे नाम पर एक माउंटेन कर दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी चलकर तुम्हें माउंटेन दिखाती हूँ। ये सुनकर फेंग हान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो देर किस बात की है, फौरन से चलते हैं। वो ल्यूवार से भी कहता है कि चलो, मगर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। ये सुनकर फेंग हान को भी बहुत ही अजीब सा लगता है, मगर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिस पर ल्यूवार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्वान लोंग उन लोगों को लेकर सीधा फेंग हान के माउंटेन की तरफ जा रही होती है। और वो दिल ही दिल में कह रही थी कि आखिर ये लड़की हवा में इतनी आसानी से कैसे उड़ रही है, क्योंकि इस तरह इतनी आसानी से सिर्फ और सिर्फ वही उड़ सकता है जो कि सुपर नेचुरल पावर को अचीव कर लेता है। इसकी स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी होनी चाहिए, लगता है ये शायद अपनी पावर्स को छुपा रही है। और फिर वो फेंग हान से कहती है कि चलो वो पीक सामने है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से एक माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करते हैं। और फिर वो ड्रैगन गर्ल उसे बताती है कि इस तरह के माउंटेन सिर्फ और सिर्फ शान मैन ही बना सकता है, उसके लिए इस तरह के माउंटेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल मसला सिर्फ और सिर्फ इन माउंटेन्स को हवा में फ्लोट कराना होता है। मगर वैसे भी हमारे सेक्ट में बहुत सारे एल्डर्स मौजूद हैं जो लोग अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से इन माउंटेन्स को हवा में ले आते हैं। और दूसरी तरफ फेंग हान कहता है कि मैंने टियानगोंग एल्डर्स के बारे में सुना है, वो लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और दूसरी तरफ लोंगश्वान से कहती है कि सब लोगों के सामने मुझे जलील कर कर अपनी पावर को शो किया था, मगर हो सकता है कि शायद 9 साल के बाद मुझे मौका मिले और मैं सेम टू सेम वही उसके साथ करूं। ये कहने के बाद वो कहता है कि आज से इस माउंटेन का नाम होगा री इनकारनेशन। ये कहते हुए वो उस माउंटेन पर री इनकारनेशन का नाम लिख देता है। और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ और जरूरी बात करनी थी। जानती हो कि हम दोनों का एक ही लेवल है और हम दोनों इस वक्त सुपर नेचुरल रियलम में है, तो हम एक दूसरे के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। और मुझे वैसे भी तुम पे भरोसा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ओशन ओरिजिन में चलो। हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुमने गुइशु बैटलफील्ड का सुना होगा। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि गुइशु, तो वो लड़की उसे बताती है कि हाँ गुइशु, ये वो बैटलफील्ड है जहाँ इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में एक खतरनाक जंग हुई थी। यहाँ तक कि इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और बहुत सारे पोर्टल्स के जरिए यहाँ पर आए थे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम लोग उस बैटलफील्ड में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो हमें वहाँ पर कोई बहुत ही खास और कीमती ट्रेजर मिल सकता है। कहा जाता है कि इस जंग में एंशिएंट लिंगडान मैजिक वेपन को यूज किया गया था। इसके अलावा डायमो मैजिक वेपन भी इसी बैटलफील्ड में
में कहीं ना कहीं दफन है। और इसके अलावा यहाँ पर एक फेरी की लेजेंडरी एनर्जी भी मौजूद है। अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हमें वहाँ पर कोई ना कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी, और अगर लक हमारा बुरा रहा तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर हमारी जान भी चली जाए। तो फेंगान कहता है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। हम लोग कल सुबह ही गुइशु बैटलफील्ड के लिए निकल जाएंगे। ये सुनते ही लोंगशुआन कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगी। उम्मीद है कि तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे। ये कहने के बाद मैं कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं वो टियानडू के कल्टीवेशन लेवल को मैच कर पाऊंगा। अब बस मेरा लक अच्छा हो तो मुझे वहाँ पर कोई अच्छी चीज मिल सकती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान फेंग किंगशी के पास आता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया। मैंने कंपटीशन में टॉप पोजीशन हासिल की है और अब मैं एक ट्रू डिसाइपल बन चुका हूँ। इतने में हमें प्रैक्टिस करते ही रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएगी, मगर तुम कोशिश करते रहो और एक के बाद एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। जिस पर फेंग हान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद फेंग किंगशी शाओलिन की तरफ देखती है तो फेंग हान कहता है कि अरे हाँ, मैं बताना भूल गया था, ये लड़की मुझे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में मिली थी। तो फेंग किंगशी उसकी तरफ देखती है। वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये होंगी की तरह है। वो फेंग हान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हजारों साल की जिंदगी हासिल करो और ऐसे ही अचीवमेंट हासिल करते रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर फेंग दोबारा से कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो शाओलिन से कहता है कि चलो। वो उसे लेकर वापस जा रहा होता है कि अचानक शाओलिन एक स्टेचू के ऊपर जाकर बैठ जाती है और फेंग हान जब वहाँ पर आता है और आकर उसे देखने लगता है तो शाओलिन कहती है कि मुझे ऐसे ही क्या घूरते रहोगे, पता नहीं चलता कि आखिर तुम किसे देख रहे हो, क्या तुम मुझे देख रहे हो या फिर तुम मुझ में अपने उस ओल्ड फ्रेंड को देख रहे हो। ये कहते ही वो फौरन से नीचे उतर आती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है, मगर फिर अचानक फेंग हान रुक जाता है और वो कहता है कि जिस सफर पे मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम ये सोर्ड अपने पास रख लो, इससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो शाओलिन उस सोर्ड को देखती है और फिर फेंग हान की तरफ हैरानी से देखते हुए उस सोर्ड को जैसे ही टच करती है तो अचानक उसकी आंखों का कलर पर्पल हो जाता है और उसे एक जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से वो हाथ पीछे हटा लेती है। और फेंग हान कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि नहीं, कोई मसला नहीं। ये कहते ही वो फौरन से उस सोर्ड को दोबारा से पकड़कर अपने पास रख लेती है। तो फेंग हान कहता है कि तो इसका मतलब है वो बात सच है। और दूसरी तरफ यान कहता है कि किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है, इस लड़की का होंगी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।